सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा आरसीसी ट्यूटोरियल का हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। और आरसीसी डिजाइन के अंदर आज इस लेक्चर सेशन में हम डिस्कस करेंगे कोड्स एंड स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन राइज होता है और जो सभी सोचते हैं कि यूज क्या है एक्चुअल में कोड्स का, कि हमें कोड्स क्यों रिक्वायर हैं। सो जनरली जो कोड्स होते हैं, जैसे कि हम आईएस कोड्स यूज करते हैं, बीआईएस स्टैंडर्ड जो है उसके अंडर जो आईएस कोड्स, ठीक है, एंड स्टैंडर्ड पब्लिकेशंस जो होते हैं उन्हें हम यूज करते हैं कभी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए। ठीक है, तो अ कोड रिप्रेजेंट द कंसिस्टेंस ऑफ ओपिनियन ऑफ एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर एंड प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो जनरली जो कोड्स में जो डिटेल्स आपको दी रहती है वो जो प्रोफेशनल्स और एक्सपीरियंस इंजीनियर्स होते हैं उनकी राय होती है। ठीक है, इसी तरीके से कोड सारी चीजें कवर नहीं करते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको एक्चुअल एज अ डिजाइनर कुछ कंडीशन फेस करना पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने डिजाइन में चेंज करते हैं, लेकिन कई बार ये चीजें आपको कोड्स में नहीं मिलती है। सो कोड्स का बेनिफिट क्या है और कोड्स काम कैसे करते हैं। सबसे पहला जो वर्क है कोड्स का, जो फंक्शन है सबसे पहला, वो देखते हैं एडिक्यूट स्ट्रक्चरल सेफ्टी। इट मींस कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती है वो सेफ्टी होती है। उसके बाद जो दूसरी चीज हम जिसमें बात करेंगे वो होती है मिनिमम रिक्वायरमेंट। मिनिमम रिक्वायरमेंट मीन्स कि फॉर एग्जांपल कोई आप डिजाइन कर रहे हैं तो उस डिजाइन के लिए सबसे कम से कम रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल कम से कम स्टील की क्या रिक्वायरमेंट है, मिनिमम ग्रेड ऑफ स्टील क्या होना चाहिए, मिनिमम हाइट, मिनिमम डायमेंशन एक्सेट्रा। तो ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल करते हैं, उसके रिगार्डिंग आपको डिटेल मिलेंगी। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है कि जब आप डायरेक्ट डिजाइन करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्या करना पड़ेंगी, लेंदी कैलकुलेशन करना पड़ेंगे, सफिस्टिकेटेड एनालिसिस करना पड़ेंगे। तो उस केस में क्या होता है कि कोड्स आपको सिंपल फॉर्मूला और चार्ट के फॉर्म में वो क्या करते हैं, डाटा प्रोवाइड करते हैं। दूसरी चीज, अगर हम कोड्स फॉलो ना करें, सब अपने अपने डिजाइन करने लग जाए, तो हर एक के डिजाइन में वेरिएशन होगा। हर एक का डिजाइन जिस तरीके से हर एक की सोच अलग रहती है, इसी तरीके से हर एक का डिजाइन का पैटर्न अलग रहेगा। तो ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, कोड्स यूज करते हैं। इसी तरीके से जब कभी कोई डिस्प्यूट्स के केसेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी स्ट्रक्चर में आपके रूल्स फॉलो करने के बाद भी क्या हुआ, किसी तरह का फेलर हुआ, तो उस केस में स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो होता है वो कोड्स के थ्रू प्रोटेक्ट भी होता है। ठीक है, बट ये लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता है। चलिए, अब इसके बाद हम समझते हैं डिजाइन फिलोसफी फॉर स्ट्रक्चर डिजाइन। तो देखिए, सबसे पहली जो हमारी कोई भी हम स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो मेजर हमारी रिक्वायरमेंट है वो दो चीजों पर होती है, वही चीजें हम फुलफिल करते हैं। फर्स्ट इज डिजाइन साइज एंड अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट। अगर हम स्ट्रक्चर हम जैसे स्टील की जगह हम कंक्रीट की बात कर रहे हैं, कंक्रीट मींस हम आरसीसी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास दो मटेरियल है। तो फर्स्ट वी डिसाइड द साइज ऑफ द मेंबर एंड सेकंड वी फाइंड रेनफोर्समेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, कि इसका साइज क्या रखा जाए। फॉर एग्जांपल कोई स्लैब है तो क्या थिकनेस रखी जाए, बीम है तो क्या डायमेंशन रखे जाए, कॉलम है तो क्या डायमेंशन रखे जाए। इसी तरीके से हर एक आरसीसी मेंबर इसमें डायमेंशन। तो फर्स्ट चीज हो गई साइज, इट मींस डायमेंशन, एंड सेकंड वन इज कि उसमें स्टील अमाउंट कितना होगा। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा चीज जो हम फाइंड आउट करते हैं और जो फुलफिल करते हैं रिक्वायरमेंट, वो होती है सेफ्टी। सेफ्टी मींस कि जो भी आपका स्ट्रक्चर है वो सेफली स्टेबल रहे। ठीक है, और जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट वो फुलफिल करे ड्यूरिंग द होल लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी पूरा जो उसका लाइफ रहेगी स्ट्रक्चर की, उस पूरी लाइफ ड्यूरेशन के अंदर वो उन सेफ्टी मेजर्स को पे खरा उतरे, यानी उनको फुलफिल करे। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या क्या मेथड्स इनमें यूज होती हैं। तो जनरली जो थ्री मेथड्स जो हैं, जब से वर्क स्टार्ट हुआ है तब से हम यूज करते आ रहे हैं, उनमें सबसे पहली है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, WSM, लोड फैक्टर या अल्टीमेट लोड मेथड जिसको हम ULM बोलते हैं, और लिमिट स्टेट मेथड, LSM।
ठीक है। तो अब किसी किसी को क्वेश्चन राइज होगा कि थ्री मेथड्स ही क्यों हैं, यानी तीन मेथड्स क्यों हैं, या तीन तरह की मेथड्स कैसे हो गई। तो ये मेथड्स नहीं है, इन्हें हम बोलेंगे डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मींस कि फर्स्ट स्टेज पे इस तरीके से काम होता था, कुछ डेवलपमेंट के बाद सेकंड स्टेज आई, फिर थर्ड डेवलपमेंट, कुछ वेरिएशन आए, तो इस तरीके से ये डेवलपमेंट की स्टेज है। तो हम ये देखते हैं एवोल्यूशन कैसे हुआ एलएसएम आते आते। ठीक है, तो सबसे पहले हम 90s की बात करें तो स्टार्टिंग में जब 90s की बात करते हैं तब डब्ल्यूएसएम क्या हुई, लोगों के सामने आई, यानी जो मेथड थी रिप्रेजेंट की गई और इसके ऊपर वर्क स्टार्ट हुआ। तो अराउंड 1930 तक और 1930 के अराउंड जो है यूएलएम यानी अल्टीमेट लोड मेथड जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन साथ ही साथ डब्ल्यूएसएम पर भी वर्क करते आ रहे थे। और ये जो है डब्ल्यूएसएम के साथ साथ जो एलएसएम इंट्रोड्यूस हुई वो था 1960। ठीक है, 1960 के अराउंड जो है एलएसएम इंट्रोड्यूस हो गई और वर्ल्ड वाइड यूज होने लगी। ठीक है, बट अगर हम आईएस कोड की बात करें, अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड्स की बात करें, तो फाइनली जो हमने इसको इम्प्लीमेंट करा है पूरी तरीके से, वो आईएस 456 2000 का जो रिवीजन हुआ था उसमें हमने फाइनली इसे क्या करा है, इम्प्लीमेंट किया है। चलिए, तो पहले सबसे पहले बात करते हैं कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जिसको हम इलास्टिक मेथड भी बोलते हैं, ये होती क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है एक ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड क्यों बोलते हैं, मैंने जैसे आपको इससे पहले बताया कि जो इंट्रोड्यूस की गई थी सबसे पहले मेथड वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड ही थी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम आरसी मेंबर यानी आरसीसी मेंबर के अलावा जो है स्टील और टिम्बर स्ट्रक्चर जो होते थे उनके लिए भी यूज की जाती थी। इसमें जो डिजाइन कॉन्सेप्ट होते हैं वो बहुत ही बेसिक और सिंपल होते हैं। ठीक है, और इसका जो अजम्पशन है, यानी जो इसका अजम्पशन है वो हम ये अजम्पशन करते हैं और जिनको लेकर हम डिजाइन करते हैं कि जो स्ट्रक्चर मटेरियल है हमारे आरसी के केस में यानी रेनफोर्स कंक्रीट के केस में दो स्ट्रक्चर मटेरियल यूज हो रहा है, स्टील एंड कंक्रीट। तो ये दोनों ही मटेरियल कैसे हैं, बिहेव इन अ लीनियर इलास्टिक मेंबर। लीनियर इलास्टिक मेंबर मींस कि जब आप मटेरियल का कर्व देखेंगे, आगे हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखेंगे, वहां हम समझेंगे कि लीनियर किस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से इसमें एक और चीज जो अडॉप्ट की जाती थी वो था रेस्ट्रिक्टिंग द स्ट्रेसेस, यानी हम स्ट्रेसेस को क्या कर देते थे, कम कर देते थे, रेस्ट्रिक्ट कर देते थे बाय यूजिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टीज फॉर मटेरियल। ठीक है, इसी तरीके से हम वर्किंग लोड यानी जो सर्विस लोड जो होता है उसमें किसी तरीके का कोई वेरिएशन नहीं करते थे, यानी हम इसमें कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज नहीं करते थे। चलिए, अब यहां पर हम देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक, तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने बात करी कि यहां पर अगर आप देखेंगे स्टील के लिए, तो देखिए ये एक्चुअल जो है वो कर्व है। ठीक है, स्टील के लिए भी और कंक्रीट के लिए भी। तो आपको यहाँ पर एक्चुअल में दिखाई देगा कि ये पूरी तरीके से लीनियरली नहीं है। ये जैसे कि हमने अभी पढ़ा ना कि डब्ल्यूएसएम में क्या एजम्पशन रहता है कि हम स्टील को और कंक्रीट को क्या मानते हैं, लीनियर बिहेवियर मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में लीनियर बिहेवियर नहीं होता है। So, working stress method based on the elastic theory that assume that both steel and concrete are elastic and obey Hooke's law. ठीक, बट एक्चुअल में प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। द परमिसिबल स्ट्रेसेस आर नॉट एक्सीड एनीवेयर इन द स्ट्रक्चर व्हेन इट्स सब्जेक्टेड टू वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस का मीनिंग हम समझ ले कि जैसे कि हमने क्या करा, मटेरियल की स्ट्रेस को क्या कर दिया, हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, और स्ट्रक्चर में आने वाली जो स्ट्रेसेस है हमने उसे ये अज्यूम करा कि जो कॉम्बिनेशन होगा वर्किंग स्ट्रेस का वो किसी भी केस के अंदर मटेरियल की जो स्ट्रेसेस है उससे ज्यादा नहीं होगा, अलाउएबल जो स्ट्रेसेस होती हैं। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करें तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 इज यूज फॉर बेंडिंग इन कंप्रेशन, यानी कंक्रीट के लिए हम 3 यूज करते थे और स्टील के लिए 1.78 फॉर यील्ड एंड प्रूफ स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। अब मैं आपको थोड़ी सी चीज जो क्लियर करना चाहता हूँ और आप समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप फर्स्ट वाला देख रहे हैं डायग्राम जहां पर मटेरियल कैपेसिटी है। ठीक है, तो मटेरियल कैपेसिटी में हम देखिए कि फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, उसकी वेट लिफ्ट करने की कैपेसिटी क्या है,
ज्यादा है, लेकिन आप उसको क्या बोले कि आपको इतना वेट ही नहीं उठाना है, आपको क्या करना है, कम वेट उठाना है। ठीक है, अगर आपने उसकी जगह पर क्या करा, 2 पर्सन यूज कर लिए, तो वो बहुत आसानी से एक वेट को क्या कर लेंगे, लिफ्ट कर लेंगे। यही केस होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड के केस में, कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो कैपेसिटी होती है मटेरियल की उसको रेस्ट्रिक्ट करके अमाउंट ऑफ मटेरियल ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, जिससे होता क्या है कि हमें जिससे होता यह है कि स्ट्रक्चर क्या होता है, सेफ होता है। ठीक है, बट अमाउंट ऑफ मटेरियल क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो ये चीज कहा में होती है वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रॉबैक्स, क्योंकि देखिए कोई हर एक चीज जो होती है वो परफेक्ट नहीं होती है, सब में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, और यही ड्रॉबैक्स जो होते हैं न्यू इम्प्लीमेंटेशन लाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहली चीज हम क्या कर रहे थे कि अज्यूम क्या कर रहे थे, हमने जैसे दोनों मटेरियल को अज्यूम क्या करा, इलास्टिक, बट यहाँ पर कंक्रीट क्या है, इलास्टिक नहीं है नेचर के अंदर, कंक्रीट जो है एक ब्रिटल मटेरियल है। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पर क्या होती थी कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम यूज कर रहे हैं वो सिर्फ किसके लिए यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पर स्ट्रेसेस के लिए यूज कर रहे हैं, हमने लोड के लिए कोई भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज नहीं करा है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर कोई प्रोविजन नहीं है अनसर्टेनिटीज के लिए। ठीक है, और लोड एस्टिमेशन के लिए, इसी तरीके से यहाँ पर कोई श्रिंकेज और क्रीप के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने इससे पहले डिस्कस करा था। ठीक है, अब मैंने आपको इस अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ मटेरियल क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, जिससे सेक्शन क्या होगा, अनइकोनॉमिकल होगा। चलिए, सो वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है आईएस कोड जो है, लास्ट हमारा जो प्रोविजन है जो हम यूज करते हैं आईएस कोड का, लास्ट IS 456-2000 जो हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज टू बी यूज्ड ओनली इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन। जब एज अ डिजाइनर आप वर्क करेंगे, और हम आगे की क्लासेस में भी देखेंगे किन केसेस के अंदर हम लिमिट स्टेट मेथड को यूज नहीं कर पाते हैं, और उस जगह हमें क्या यूज करना पड़ता है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। सो सेकेंड जनरेशन जो आई थी वो कौन सी थी, अल्टीमेट लोड मेथड, जिसे लोड फैक्टर मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस मेथड को क्या बोलते हैं हम, लोड फैक्टर मेथड। ठीक है, तो ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुई थी यूएसए में 1956 में, यूके में 1957। ठीक है, और इसी तरीके से अल्टरनेट सेकेंड रिवीजन जो IS 456 का था वो कब आया, 1964 के अंदर इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ। अब अल्टीमेट लोड मेथड या लोड फैक्टर मेथड किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे आपने बात नाम में ही क्लियर है, अल्टीमेट लोड मेथड। ठीक है, तो यहां पर जो हमने एक चीज पिछले वर्किंग स्ट्रेस मेथड में देखी थी कि हमने जो लीनियर बिहेवियर देखा था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, वो ना लेते हुए हमने एक्चुअल कंडीशन पर आए, और हमने क्या करा, नॉन लीनियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व को लेना स्टार्ट करा। क्लियर है ये चीज, कि वहां पर हम कैसा ले रहे थे, लीनियर ले रहे थे, इस केस में हमने क्या करा, नॉन लीनियर बिहेवियर। ठीक है, और यहां पर जो हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी सफिशिएंट सेफ्टी जो अचीव करी वो किसके थ्रू करी, लोड फैक्टर के थ्रू। ठीक है, जो रेशो होता था किसका, अल्टीमेट लोड यानी डिजाइन लोड अपॉन वर्किंग लोड। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे किस तरीके से। अब यहां पर भी देखिए वही चीज कि एक्चुअल बिहेवियर जो है कि हमने नॉन लीनियर बिहेवियर जो लिया है, उसका रीजन क्या है कि एक्चुअल में भी बिहेवियर कैसा होता है, नॉन लीनियर। अब बात करते हैं अल्टीमेट लोड मेथड की। ठीक है, तो IS 456 1964 जब हम अल्टीमेट लोड मेथड यूज करते हैं, तो लोड फैक्टर हम क्या यूज करने लगे, 1.5 किसके लिए, सर्विस लोड के लिए, और ठीक है, और इन 2.24 सर्विस लाइव लोड के लिए, डेड लोड के लिए 1.5 एंड लाइव लोड के लिए 2.2। लाइव लोड और डेड लोड हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अल्टीमेट लोड मेथड में हो क्या रहा है। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, वो मैक्सिमम जो है यानी एक मैक्सिमम लिमिट तक जो है 1500 किलो न्यूटन क्या उठा सकता है, वेट को लिफ्ट कर सकता है। अब अगर हम उसे क्या दे, 1000 किलो न्यूटन लोड
उठाने के लिए दे, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इसको उठाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। यही अल्टीमेट लोड मेथड में था कि हम डिजाइन किसके लिए करते थे, किसी स्ट्रक्चर को डिजाइन लोड के लिए, यानी फैक्टर लोड के लिए, लेकिन उस पर जो एक्चुअल में लोड आ रहा था वो क्या आ रहा था, 1000 किलो न्यूटन ही। तो इस केस में स्ट्रक्चर क्या कर रहा था, सेफली बिहेव कर रहा था। लेकिन यहां पर हमने क्या नहीं यूज करा, दूसरी चीज, कि हमने लोड के लिए तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज कर लिया, लेकिन हमने मटेरियल के लिए कोई भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज नहीं करा, जिसकी वजह से सेक्शन क्या हो जाएंगे, सेक्शन बहुत ज्यादा थिन हो जाएंगे, सेक्शन बहुत ज्यादा थिन हो जाएंगे, वो हम आगे समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन वही राइज होता है कि नो वन इज परफेक्ट। ठीक है, हर एक में कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होती हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो इसी तरीके से इस मेथड के अंदर भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। पहली चीज, जब हमने इसका इलास्टिक यानी नॉन लीनियर बिहेवियर को लिया, तो ये क्या हो गया, रियलिस्टिक हुआ कंपेयर टू WSM। ठीक है, वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करने की वजह से हमें क्या मिलने लगा, एक एग्जैक्ट मार्जिन मिलने लगा सेफ्टी के टर्म में, लोड के केस में। ठीक है, लेकिन वही चीज जो मैंने आपसे कहा कि जब आपने लोड के लिए क्या लिया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया, और मटेरियल के लिए नहीं लिया, तो सेक्शन क्या होगा, यहाँ पर थिनर हो गए, और यहाँ पर रेनफोर्समेंट क्या होने लगा, क्या यूज होने लगा, कम रेनफोर्समेंट रिक्वायर हुआ, और जिसकी वजह से सेक्शन कैसे हो गए, इकोनॉमिकल हो गए। ठीक है, कंपेयर टू WSM। बट इसकी डिसएडवांटेजेस भी हुई। ठीक है, जब आपने क्या करा, सेक्शन को पतला कर दिया। ठीक है, यानी सेक्शन कैसे होगा, बहुत ज्यादा थिन सेक्शंस आपको मिलने लगे, तो वहां पर डिफॉर्मेशन और क्रैकिंग जो होने लगी वो ज्यादा अमाउंट में आने लगी। इट मींस कि स्ट्रक्चर कैसा हो गया, अनसर्विसेबल हो गया। ठीक है, और दूसरी चीज कि हमने क्या यूज नहीं करा, कोई भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसके लिए यूज नहीं करा, मटेरियल स्ट्रेसेस के लिए। चलिए, तो अब बारी आती है खिचड़ी की। अब आप कहेंगे खिचड़ी की बारी क्यों आती है, तो हमने क्या करा, दोनों ही मेथड को उठाया। ठीक है, और एक कॉम्बिनेशन तैयार करा। ठीक है, तो जिसको कहते हैं कि बहुत सी छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वो एक बड़ा चेंज लाती हैं। तो यहां पर भी वही चीज हुआ कि लिटिल हिंजेस स्विंग बिग डोर्स। ठीक है, इसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो लिमिट स्टेट मेथड समझते हैं, बारी आती है लिमिट स्टेट मेथड की। ठीक है, तो ये जो मेथड थी मोर रेशनल, ठीक है, कंपेयर टू अल्टीमेट लोड मेथड। ठीक है, अल्टीमेट लोड मेथड, और इसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट थी दोनों ही फिल हो रही थी। दोनों फिल हो रही थी कैसे, देखिए, हमने अल्टीमेट स्ट्रेंथ को किसके थ्रू लिया, हमने ULM के थ्रू लिया अल्टीमेट लोड मेथड के लिए, और सर्विसिबिलिटी हमें कहाँ मिल रही थी, WSM में। तो हमने दोनों को मिलाया और एक कॉम्बिनेशन बनाया वर्किंग स्ट्रेस एंड अल्टीमेट लोड मेथड का। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड लिमिट स्टेट क्या है, कई बार स्टूडेंट जो ऐसे होते हैं लिमिट स्ट्रेस यूज करते हैं, तो लिमिट स्ट्रेस नहीं है ये, लिमिट स्टेट है। तो मीनिंग क्या होता है लिमिट स्टेट का, ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेप्टेबल लिमिट्स ऑफ सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट बिफोर फेलर अकर इज कॉल्ड लिमिट स्टेट। यानी फेलर से पहले जो हम एक स्टेट लेकर चल रहे हैं, ठीक है, इन केस ऑफ सर्विसिबिलिटी एंड लोड इज कॉल्ड लिमिट स्टेट। ठीक है, लिमिट स्टेट इज अ preferably used instead of term failure. Thus, a limit state is a state of impending failure beyond which a structure ceased to perform its instant function satisfactorily. So, यहाँ पर दो important limit states हैं, लिमिट स्टेट collapse and लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। सो लिमिट स्टेट कॉलअप्स की बात करें तो लिमिट स्टेट कॉलअप्स इन फ्लेक्सर यानी बेंडिंग, लिमिट स्टेट कॉलअप्स इन शियर एंड बॉन्ड, लिमिट स्टेट कॉलअप्स इन टॉर्शन, और लिमिट स्टेट कॉलअप्स इन कंप्रेशन। इसी तरीके से लिमिट स्टेट सर्विसिबिलिटी की बात करें तो हम वहां देखते हैं डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग एंड वाइब्रेशन। बट आप कहें कि लिमिट स्टेट यहाँ पर है क्या, ठीक है, तो देखिए, यानी फेलर से पहले एक सेफ स्टेट, फेलर से पहले यानी कोई फेलर होने वाला है उससे पहले एक स्टेट जहां पर स्ट्रक्चर क्या हो रहा, सेफ हो रहा है, तो वो कहलाएगी उसकी लिमिट स्टेट। तो लिमिट स्टेट का एक किस किस के में लेंगे हम, जब हम कॉलेप्स की बात करेंगे तो वो किन किन चीजों में फेल नहीं होना चाहिए, बेंडिंग में फेल ना हो, शियर में फेल ना हो, बॉन्ड में फेल ना हो, टॉर्शन और कंप्रेशन में
फेल ना हो। लेकिन अगर हम सर्फिसिबिलिटी की बात करें तो उसमें किसी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए, क्रैकिंग नहीं आना चाहिए, और वाइब्रेशन के अंदर क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर सेफ होना चाहिए। तो ये होती है सर्विसिबिलिटी की बात। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम इतना ही पोर्शन कवर करेंगे। हमारा नेक्स्ट सेशन जो स्टार्ट होगा वो हम एलएसएम के साथ स्टार्ट करेंगे, और एक इंडिपेंडेंट सेशन जो हम लेंगे वो डब्ल्यूएसएम के साथ भी लेंगे। बट हमारा जो डिजाइन प्रोसेस है और जो अभी रिसेंट हम यूज करते हैं वो एलएसएम यूज करते हैं, इसलिए हम एलएसएम से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर सेशन के अंदर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो या कोई सजेशन हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में डिस्कस करिएगा।